Hello students, hope you are doing great. Let's start our new lecture regarding the chemical equilibrium. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं सर 11th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो समझ में आ रही है, आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बट सर हमें इक्विलिब्रियम समझ में एक बार करा है बट वो समझ में नहीं आ रहा है। तो लो भाई, आप सबकी डिमांड पे आज केमिकल इक्विलिब्रियम की एक शॉर्ट 40 मिनट की वीडियो है जिसको हम वन शॉट 40 मिनट्स बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के। और इस केमिकल 40 मिनट के बाद आप जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जितने आपके टेस्ट स्कूल्स में होने हैं, प्लस आपका जो एग्जाम्स है 11th केमिस्ट्री का, लगभग 90% पूरा लेसन में 40 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। और इसके बाद फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। पहले इस 40 मिनट्स को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप सबकी डिमांड पर केमिकल इक्विलिब्रियम लेकर के हम आप सबके बीच में हैं। तो चलिए बिना किसी क्या कहते हैं उसको इंट्रोडक्शन के सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो मेन हमने काम करना है, दिस इज नॉन एज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर आपको याद हो, ऑर्गेनिक की भी मैंने ऐसे ही एक बेसिक्स बताए थे। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम की वीडियो आप सबके बीच में लेकर आए हैं। तो हमने बेसिकली पढ़ना क्या होता है तो समझ लेते हैं हम। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में जनरली सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन वाला पार्ट है, जो कि जिसमें से हमारे पे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस डेफिनेशन से आते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहाँ कोई चीज इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे मान लो यहाँ बकेट भरी है पानी की और इसमें पानी निकल भी रहा है और यहाँ से हम पानी ऐड भी कर रहे हैं, बट बकेट का पानी का लेवल तो इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में है। ये जो हमारी बकेट है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्यों? क्योंकि जितना पानी आ रहा है उतना पानी निकल भी रहा है। मतलब रेट ऑफ इनकमिंग और रेट ऑफ आउटगोइंग दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई एक कांस्टेंट सी पोजीशन है जहां सब लोग रुक जाएंगे, जहां सब लोग, कोई स्टैचू एक टाइप होगा जहां सब लोग स्थिर हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। इक्विलिब्रियम जब भी आता है वो कब आता है? सबसे पहली बात उसकी क्या है, जब हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास रिवर्सिबल ना हो, वो रिएक्शन इरिवर्सिबल ना हो, वो रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल हो, ठीक है। तब हमारा इक्विलिब्रियम में आता है। मतलब फॉरवर्ड भी जा सकते हैं हम, बैकवर्ड भी जा सकते हैं। जैसे मैं 2 कदम आगे लिए, मैंने 2 कदम पीछे लिए, तब बीच में कहीं ना कहीं मेरे एक स्टेज आएगी जिसको मैं इक्विलिब्रियम स्टेज बोल सकता हूँ। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में आ सकता है, फॉरवर्ड भी आ सकता है, बैकवर्ड भी आ सकता है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हो क्या जाता है, जो रेट है ना हमारे फॉरवर्ड जाने का और जो रेट है हमारा बैकवर्ड आने का, यहाँ पर रेट का मतलब पैसे नहीं है भाई, यहाँ रेट का मतलब है स्पीड। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे कि व्हाट इज द स्टेज फॉर द इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम हो जाएंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम जब भी आपने देखना है वो हमेशा क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड बर्तन में देखना है। अगर हम ओपन सिस्टम कर दें वहां इक्विलिब्रियम वाली कोई चीज ही नहीं है। और दूसरा, इक्विलिब्रियम जब भी होगा डायनामिक होगा, यहाँ कोई चीज रुकेगी नहीं। डायनामिक का मतलब है चलते चलते कोई चीज आ जाएगी। जैसे मान लो एक मॉल है, यहाँ से उसकी एंट्री है तो यहाँ से 100 लोग अंदर आए और यहाँ से उसका एग्जिट है और 100 ही लोग उसी टाइम बाहर भी आ रहे हैं। मॉल में अंदर लोग अभी और भी हैं बट 100 अंदर आ रहे हैं और 100 के आउट गोइंग है, बाहर निकल रहे हैं। अंदर वाले जो लोग हैं वो रुक गए हैं? रुके तो नहीं है, वो काम तो चल ही रहा है। तो मतलब इक्विलिब्रियम तब भी आता है, ऐसा नहीं है कि जो हमारी रिएक्शन है वो रुक जाएगी। रिएक्शन हमारी किस में रहती है? डायनामिक में रहती है। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब रिएक्शन हमारी डायनामिक होगी। बाल्टी में पानी भरा पड़ा है, उतना हम पानी डाल रहे हैं, साथ साथ पानी निकल भी रहा है भाई, तो मतलब हमारी बाल्टी का एक ही लेवल है। तो उस एक ही लेवल को हम बोल रहे हैं कि हमारी बाल्टी इक्विलिब्रियम में। रुक थोड़ी गया है काम, काम तो चल ही रहा है। हमारी क्लास है उसमें 50 बॉयज हैं और 50 गर्ल्स हैं, तो हम बोलेंगे हमारी क्लास इक्विलिब्रियम में है। और जब हमारी रिसेस होती है उसमें कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, बट 50 ही लड़के हैं, 50 ही लड़की हैं, तो चलते चलते भी 50 ही हैं, 50 ही गर्ल्स हैं, 50 ही बॉयज हैं, मतलब वो हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो भाई इक्विलिब्रियम क्लोज में देखेंगे डायनामिक होता है। इक्विलिब्रियम का महत्व भी तभी है जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो। अच्छा, जब हमारा इक्विलिब्रियम आता है
तो क्या चीज हमारी कांस्टेंट हो जाती है, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, सॉरी ये मैंने क्वालिटी लिख दिया, दिस इज द क्वांटिटीज, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, सारी मेजरेबल क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाती है, उसको इक्विलिब्रियम को उससे कोई लेना देना नहीं है, सारी क्वांटिटी को कांस्टेंट बना देता है, दिस इज नॉन एज इक्विलिब्रियम। तो ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं ये मैंने डेफिनेशन के लिए लिखे हैं, इनमें से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। नाउ वी हैव द टाइप इक्विलिब्रियम, भाई दो तरह का होता है, फिजिकल केमिकल। फिजिकल का मतलब है जब सॉलिड किस में बदल रहा हो, लिक्विड में। अच्छा जब मुझे बताना जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग। तो हम यहाँ ये लिखेंगे जब हमारा रेट ऑफ मेल्टिंग और रेट ऑफ फ्रीजिंग दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ऐसी लिक्विड गैस, बताओ जरा, लिक्विड से गैस बन रहा है तो बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग को ही बोलते हैं हम, या फिर इवेपोरेशन हो रही है, ये भी होता है। और गैस से लिक्विड बन रहा है, वेरी नाइस, कंडेंसेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे जब हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम लिक्विड गैस वाला आ गया। सॉलिड से गैस बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बना, दिस इज नोन एज डी सब्लिमेशन, माने सब्लिमेशन का उल्टा। तो जब यहाँ पे दोनों रेट इक्वल हो जाए, रेट ऑफ सब्लिमेशन, रेट ऑफ डी सब्लिमेशन, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो ये सॉल्यूशन और ये सॉलिड लिक्विड दोनों अलग चीजें हैं, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट अलग अलग है। यहाँ क्या हो रहा है, लिक्विड को हम सॉलिड में घोल करके, सॉलिड को हम लिक्विड में घोल करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे पानी के अंदर चीनी, पानी के अंदर नमक, है ना। तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, दो प्रोसेस हो रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन का मतलब है सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है, जब घुल जाएगा फिर लिक्विड से सॉलिड बाहर भी निकलता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ हम बोलेंगे जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों इक्वल हो जाए, इसको हम बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसी गैस इन लिक्विड, अब गैस इन लिक्विड का मतलब होता है हेनरीज लॉ, ठीक है। अब इस हेनरीज लॉ को हम अच्छे से समझ लेते हैं, हेनरी लॉ क्या है, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए हेनरी लॉ ने हमें क्या बोला था, हेनरी लॉ में ये बोलता है कि मान लो ये हमारे पास लिक्विड है और इसके अंदर हम गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, गैस लिक्विड में कैसे आएगा, जब हम यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा जो गैस है वो हमारी लिक्विड में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो मतलब मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, इसको हम बोलेंगे हेनरी लॉ, ठीक है। तो गैस लिक्विड में कब घुलती है, जब हम प्रेशर लगाते हैं, और इसी प्रेशर को जब हम हटाते हैं तो जो लिक्विड की गैस है वो बाहर निकल आती है। फटाफट से कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं मुझे, तो आप सबको पता होगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनी है तो उसमें क्या हुआ है, CO2 को हमने लिक्विड में डाला है, ठीक है। CO2 गैस लिक्विड में घुल रही है, तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स है, और जब हम ढक्कन को ओपन करते हैं तो CO2 बाहर हो जाती है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है गैस इन लिक्विड वाला, ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा और फिर प्रेशर हट जाएगा, तो एक स्टेज आ जाएगी, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे, तो बोलते हैं गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो 5 तरह का हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ये 5 तरह के इक्विलिब्रियम पड़े हैं। केमिकल है, मतलब है जहाँ कोई रिएक्शन हो रही हो। अब जब कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे ये PCl5 वाली रिएक्शन आप सबके सामने है, और इस PCl5 रिएक्शन में हम देख रहे हैं PCl5 क्या हो रहा है, टूट रहा है, माने यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन माने टूट रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पे PCl5, PCl3 और Cl2 बन रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, डिसोसिएशन किसका, PCl5 का, और यहाँ पर PCl3 प्लस Cl2 का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसको हम बोल देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो होती है ग्राफ की। अब इन ग्राफ को आप समझ लीजिए, 4 ग्राफ हैं, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। आपको ग्राफ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इक्विलिब्रियम के ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो ग्राफ में किस किस के बीच में बना रहा हूँ, कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में, ठीक है। अब जब मैंने ये ग्राफ बनाया तो मैंने कैसे ग्राफ बनाया, मान लेता हूँ यहाँ से ये ग्राफ बना ऐसे, और यहाँ से ग्राफ बना मेरा ऐसे। अब ये क्या है, ये है मेरे पास प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है,
और एक पॉइंट ऐसा मान लीजिए, ये वाला एक पॉइंट ऐसा आ गया, इसको हम बोलेंगे के इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। तो ये मेरी किसके लिए ग्राफ आ गया, कंसंट्रेशन और टाइम के लिए। अच्छा, इस ग्राफ को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये टाइम और यहाँ पे कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है, मैं इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसे और ऐसे। तो एकदम से ज़्यादा भी कम हो सकती है कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की तो कम होती है, और यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जहाँ पे वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। कौन कांस्टेंट हो गई है? कंसंट्रेशन। सेम मत बोलते ना, ये गलत बोलते हैं बच्चे। जहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो इन पॉइंट्स को भी हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो कंसंट्रेशन टाइम का ये भी ग्राफ बन सकता है। अब कंसंट्रेशन टाइम का ये भी ग्राफ बन सकता है। इस वाले को भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारी कंसंट्रेशन है और यहाँ हमारी टाइम है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से हमारे आगे कौन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्योंकि बनते हैं, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, दोनों की कांस्टेंट हो गया आकर के। तो ये भी ग्राफ हमारा बन सकते हैं। ये है ग्राफ नंबर 1, ये है ग्राफ नंबर 2, ये है ग्राफ नंबर 3। इन तीनों से हमें पता लग रहा है ये इक्विलिब्रियम के ग्राफ है। किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में। हाँ, अगर यही ग्राफ मैं रेट के बीच में बनाता, जैसे ध्यान से देखिए हम, यही ग्राफ में बनाता, यहाँ लेता रेट और यहाँ लेता मैं टाइम, ठीक है। अब रेट और टाइम में क्या होता है, रेट और टाइम में कब, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। अच्छा, मैं वर्ड यूज करूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड किसके लिए यूज करूंगा, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि फॉरवर्ड में प्रोडक्ट बनते हैं। और रेट ऑफ बैकवर्ड किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो ये वाली जो लाइन है ये तो है रेट ऑफ फॉरवर्ड माने प्रोडक्ट के लिए, और ये कौन सी लाइन है, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड मतलब रिएक्टेंट के लिए। जब दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ इक्वल हो जाएंगे, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल थिंग। तो ये 4 ग्राफ आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो अगर आपको जरा जरा से बेसिक्स क्लियर है ना, तो ये ग्राफ भी हमें इजीली क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब तक हमने डेफिनेशन प्लस ग्राफ को अच्छे से समझ लिया है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ये लॉ हमें यही बताता है कि इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मान लेते हैं ये रिएक्शन आप सबके सामने है, तो इसका मुझे इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो मैं कैसे निकालूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये मेरे प्रोडक्ट है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो कॉफिशिएंट है वो पावर में लगते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम दो तरह से निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में निकाल सकते हैं, प्रेशर की कंसंट्रेशन वाली टर्म को केसी बोलेंगे और वैसे केपी बोलेंगे। अच्छा, जहाँ सॉलिड होगा और जहाँ लिक्विड होगा वहाँ की टर्म्स को हमेशा अपने 1 मान लेना है। ओनली गैस को हम काउंटर करते हैं या फिर एक्वस कोई सोल्यूशन हो, उनका हम टर्म्स लेते हैं। सॉलिड लिक्विड को हमेशा हम क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं। अच्छा, गैस और इसको यूनिटी हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। और जब इसकी डेंसिटी फिक्स रह रही है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमेशा 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधी सी बात है, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन, वो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। बट सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी हमेशा सेम है, इसलिए इन सब की हम के की वैल्यू को, कंसंट्रेशन की वैल्यू को 1 मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केपी केसी में क्या रिलेशन है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमें याद करना होता है। केपी इज इक्वल टू केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, ये होता है आर, ये होता है टी। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। देखिए आर की बहुत सारी वैल्यू होती है, पर ये वैल्यू तब लेते हैं जब जूल में ले रहे हैं। वैसे आर की वैल्यू हमें लेनी है 0.0831, ये वाली वैल्यू हमने इसको यूज करना है आर की। ये होती है बार में, जब हम प्रेशर किस में ले रहे हैं, बार या एटमॉस्फेयर में भी हम इसको ले सकते हैं। बट एटमॉस्फेयर में 0.0821 आ जाता है, जब हम बार लिख रहे हैं तो 0.0831 लिखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये जो केपी और केसी में रिलेशन आप कहेंगे सर डेल्टा एन जी क्या है। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल इन रिएक्टेंट, ठीक है।
ऐसे हम क्या निकालते हैं, गैसियस से इसका डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं डेल्टा एन जी आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। मान लेते हैं ये वाली रिएक्शन है, दिस इज द सॉलिड, ये COO, दिस इज आल्सो सॉलिड, प्लस CO2, ये मेरे पास गैस है। अगर मुझे डेल्टा एन जी निकालना है इसका, तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है तो इसका 1 है, और यहाँ पर कोई भी सॉलिड है, सॉलिड का हमेशा 0 लेते हैं, लेते ही नहीं, ओनली गैस का लेना है, तो इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मान लीजिए ये एक और रिएक्शन में लिख रहा हूँ आपके लिए, रिवर्सिबल आएगी तभी, ये रिवर्सिबल के साइन होंगे तभी हम इक्विलिब्रियम बता सकते हैं। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, तो इस केस में डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या है 4, और यहाँ पे कितना है 1, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, माइनस में ये क्या है 2, 5 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस ऐसे हम डेल्टा एन जी निकालते हैं, ठीक है। तो जब हमारा डेल्टा एन जी निकल आएगा, यहाँ से हम डेल्टा एन जी निकाल लेंगे, और डेल्टा एन जी की वैल्यू ऐसे होती है। अच्छा, डेल्टा एन जी अगर 1 से बड़ा आ रहा है, या इसी फॉर्मूले में देखो, अगर ये डेल्टा एन जी 1 से बड़ा है, तो KP और KC में क्या रिलेशन होगा, KP बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू KC से, अगर ये 1 से बड़ा है। अगर डेल्टा एन जी 1 से छोटा है, तो नेचुरल सी बात है KC बड़ा हो जाएगा, ये तो सिंपल सा मैथ है। अगर डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब KP KC दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये सिंपल सा एक में रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये, अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मान लो A से B एक रिएक्शन जा रही है, उसका इक्विलिब्रियम K1 है कांस्टेंट। अच्छा, ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना EQ और N, इसका मतलब होता है इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन। जैसे मैं लिखता हूँ केमिकल और EQN, इसका मतलब है केमिकल इक्वेशन। और अगर मैं लिखता हूँ केमिकल EQM, इसका मतलब होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में मैं M यूज करूंगा और N लिखूंगा, तो वो केमिकल इक्वेशन होगी। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट्स आपको मिलेंगे मेरे उस पर टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ इसके पूरे नोट्स अवेलेबल होंगे, डिजिटल नोट्स या शॉर्ट नोट्स जिसको आप बोलें, ताकि आपको अच्छे से इसको क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो A से B बन रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। जब ये B से A बनेगा तो क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, अगर आपने लेसन पढ़ने हैं ना, तो बहुत ही आसान सा लेसन हैं केमिस्ट्री में, बट ये है कि बस हमारी अच्छी सी उस पर पकड़ होनी चाहिए कि हमने उसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो जैसे देखो सिंपल सी बात है, A से B बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम K1 है, और जब B से बना दूंगा तो इसका इक्विलिब्रियम 1/K1 हो जाएगा, सिंपल सी। अच्छा, तो जैसे A से B का इक्विलिब्रियम K1 था, अब मैंने N लगा दिया, मतलब N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, K इक्विलिब्रियम, वो उसके भी पावर में N लग जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो पावर में लग जा रहा है। ऐसे देखो मैंने 1/N से इसको N से डिवाइड करा, तो यहाँ पर भी देखो K1 के पावर में क्या आ जाएगा 1/N। ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें फोर्थ पॉइंट ये होता है, मान लो A से B जा रहा हूँ, इसका K1 है इक्विलिब्रियम, B से C जा रहा हूँ, इसका K2 है, और C से D जा रहा हूँ, इसका K3 है। मुझे निकालना है A से D का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम, बस इन तीनों इक्विलिब्रियम को मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा। तीनों इक्विलिब्रियम का जो प्रोडक्ट आएगा वही मेरा इक्विलिब्रियम टोटल आ जाएगा A से D तक जाने का। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम निकालना है तो आप ऐसे पोर्शंस में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट ऑफ KC की यूनिट क्या होती है, वही जो कंसंट्रेशन की होती है, पावर में डेल्टा एन जी। ये डेल्टा एन जी क्या, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन में लीटर, और ये डेल्टा एन जी क्या है, ये आपको पता ही है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं रिएक्शन में, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट हमें केसी निकालना सीखना है, तो भाई 5 केस हैं टोटल, पांचों ध्यान से देख लो, केसी हम निकालना सीख लेंगे। अब केसी कैसे निकालते हैं ध्यान से देख लेते हैं एक बारी। मान लेते हैं ये हमारी एक रिएक्शन है, आर से क्या बन रहा है, 2P बन रहा है, ये रिएक्शन है। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें रिएक्टेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में बन रहा है, हमारे हाथ में तो अभी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो देर बाद बनेगा। तो हम क्या रखेंगे, टाइम को 0 रख रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब रिएक्शन शुरू ही कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट हमारे पास कितना है, मान सकते हैं N मोल हमारे पास है।
टू पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना अभी, पर ये रिएक्शन हमने एज्यूम करी है। ठीक है, ऐसी कोई रिएक्शन हमने एज्यूम करी है। अब मुझे इस रिएक्शन का कैसे निकालना है, तो अभी इसमें n मोल है, 0 है। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम पे, तो n में से कुछ कम होगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो नेचुरल सी बात है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, मतलब प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो प्रोडक्ट कितने बने उस टाइम तक, उसको मैंने x मान लिया है, तो n माइनस एक्स, यहाँ पर x ने 2 लगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। अब इक्विलिब्रियम पर ऐसे निकाल लेंगे। अब जस्ट कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट p का स्क्वायर अपॉन में एट इक्विलिब्रियम अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आ जाएगा। अब p पे कितनी कंसंट्रेशन है, 2x। ये 2x क्या है, अभी मोल है, ये ध्यान रखना बस आप। ये केस नंबर हम 1 हमें यही बोल रहा है। अगर हमारे पास मोल है, ठीक है, तो मोल अगर है तो हमें उसकी कंसंट्रेशन बनानी है, और वो कैसे बनाते हैं, मोल अपॉन में वॉल्यूम करके। तो 2x है, 2x अपॉन में v लिख दूंगा मैं, पावर स्क्वायर है ये मेरे पास। ऐसे यहाँ पर मेरे पास n माइनस एक्स है, तो n माइनस एक्स अपॉन में v। तो ये मेरा केस ही निकल गया। कब ये कब निकला, जब हमें क्या पता हो, जब हमें कंसंट्रेशन नहीं दी हुई, मोल्स दिए हुए और वॉल्यूम अलग से दी हुई है, इन दोनों को हम डिवाइड करके कंसंट्रेशन बना लेंगे। ठीक है, अब सुनो केस नंबर 2। अब इस केस में सीधा कंसंट्रेशन दे दी, अब हमें मोल्स नहीं दिए हुए, सीधा कंसंट्रेशन दे दी। मान लो दोबारा से यही रिएक्शन है, R से 2P बन रहा है, टाइम 0 है, तो कंसंट्रेशन 10 m है, स्टार्टिंग में ही दे दी, इसको 0 ही मान लिया। ये क्वेश्चन में दे रखी होगी 10 m मतलब मोलर। अब जब इक्विलिब्रियम टाइम आ जाएगा तो नेचुरल सी बात है कुछ उसमें से प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो मैं लिख दूंगा इसको 10 माइनस में x, इसको लिख दूँ 2x। अब इसका केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ब्रैकेट ही वैसे ये वाली होती है, ऐसी ब्रैकेट हमें लगानी है। ठीक है, ऐसे ही। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर में 2 है तो पावर में 2 लेंगे, सिंपल है, ये तो सिंपल है। तो फर्स्ट केस क्या है, जब हमें ओनली मोल दिए उसकी हम कंसंट्रेशन बनाएंगे। सेकेंड केस क्या है, जब सीधा ही कंसंट्रेशन दी है। अब थर्ड केस क्या है, अभी हम केस सी निकाल रहे हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन। अब थर्ड केस में हमें क्या करना है, के पी निकालना है। के पी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, आर हमारा 2p बन रहा है, तो इनिशियल टाइम पे पी नॉट है, ये पी नॉट इनिशियल टाइम पे है, कुछ इनिशियल प्रेशर होगा, और आफ्टर वही 0, वही सेम ऊपर वाले की तरह ही है। केस सेकेंड और थर्ड दोनों सेम ही है, बट यहाँ कंसंट्रेशन है वो 10 ले ली थी हमने, यहाँ हमने पी नॉट ले लिया 10 की जगह, और कुछ टाइम हो जाएगा तो ये x में चेंज हो जाएगा, ये 2x में चेंज हो जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे, यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन में 10 नहीं होगा, यहाँ पी नॉट माइनस में x हो जाएगा, बाकी वही सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब है केस नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक केस 4 और 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो। जिन क्वेश्चंस में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा दिया हुआ है, अबे अल्फा होता क्या है कि कौन कितना जल्दी डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, क्योंकि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे, मतलब लिक्विड में डालेंगे किसी सॉलिड को, तो नेचुरल सी बात है उनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे या वो टूटेंगे, तो इस वर्ड्स को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, ये फिक्स होता है अल्फा, अल्फा इसका साइन फिक्स है, और जब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा ना, यहाँ फिक्स है कि हमें रिएक्टेंट के जो मोल्स दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो हमने 1 मोल लेके चलना है, इनिशियल जो हम लेके चलते हैं टाइम 0 पे, तो 1 मोल हमें लेके चलना है। मान लीजिए वही दोबारा से रिएक्शन आ गई R से 2P, ये मैंने देखो 1 मोल जब टाइम हमारा क्या था 0 था, 2P में कितना हो गया 0 हो गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ, तो वही वहाँ हम x लिख रहे थे, यहाँ बस हम अल्फा लिखेंगे। इक्विलिब्रियम टाइम पे कितना हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा, और यहाँ कितने हो जाएंगे 2 अल्फा। अब इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, Kc निकालना है, तो इन द टर्म्स ऑफ अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये मोल्स है, तो कंसंट्रेशन कैसे बनेगी, जब मैं इसको v से क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, देखो मैंने किया 2 अल्फा अपॉन में v पावर में स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस अल्फा अपॉन में v, ये ऐसे हम Kc निकाल सकते हैं फोर्थ केस में, जहाँ हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है। ठीक है, अब मान लेते हैं अभी तो मैंने बोला जब अल्फा हमें पता होगा तो हम रिएक्टेंट के 1 मोल लेंगे। कभी कभी हमें कुछ मोल्स और भी दिए हुए आ जाते हैं, कंसंट्रेशन जैसे दी हुई आ जाती है,
या कुछ नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए आ जाते हैं तो हम वही ले लेंगे, 1 नहीं लेंगे। जब टाइम 0 है तो R की जगह मैंने C मोल लिख लिया, प्रोडक्ट मेरा 0 था। और जब टाइम इक्विलिब्रियम के इक्वल हो गया तो वही C माइनस में C अल्फा ले लिया मैंने अब, क्योंकि यहाँ मैं अल्फा ही लिख रहा हूँ क्योंकि 1 लिया है मैंने। अब यहाँ 1 लिया, यहाँ C है तो C माइनस में C अल्फा, यहाँ पे 2C अल्फा, बस वही सेम प्रोडक्ट की अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सेम यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरे पास केस नंबर 4। अब लास्ट जो केस है वो थोड़ा अच्छा है, उसको हम बोलते हैं केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 में क्या होगा, सेम रिएक्शन है। अगर कंसंट्रेशन दी होगी और हमसे पूछेंगे केपी निकालो, ये देखो यहाँ मैंने ट्रिक लिखी है। अगर कंसंट्रेशन दे करके केपी निकालना पूछेंगे, अगर केसी निकालना होता इजीली निकल जाता, बट अगर वो कहेंगे कंसंट्रेशन दी और केपी निकालो तो उसके लिए सेम टाइम अगर 0 है तो रिएक्टेंट कितना है 1 मोल और वो 0, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता है बोलो फटाफट से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C2 अल्फा। ये इक्विलिब्रियम टाइम पे आए हैं ये, तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, ये मोल से भी चल रहे हैं, 1 मोल से शुरू की थी, टोटल मोल से इन सब का टोटल कर दूंगा तो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। तो अगर हमें कंसंट्रेशन दी और प्रेशर निकालने हो ना तो कंसंट्रेशन को पहले हम मोल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन में। तो जहां जहां कंसंट्रेशन होती है, 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। जहां जहां कंसंट्रेशन होती है, जहां जहां कंसंट्रेशन होती है वहां वहां हम कंसंट्रेशन दी हुई है तो इससे हमें केपी निकालना है। जैसे 1 मोल से शुरू किया हमने 1 माइनस अल्फा और ये टोटल मोल ही आ गया, तो वहां हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे करके हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। और जब मोल फ्रैक्शन निकल गया फिर हम उस मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन दी ही इसीलिए है, जैसे मतलब यहाँ पर टोटल मोल्स हमने 1 प्लस अल्फा आ गया और आर की कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा है, तो इसका कंसंट्रेशन और ये टोटल आ गया, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। अगर मैं आर की बात करूँ टी इक्विलिब्रियम पे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस ये हो जाएगा। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा। ऐसे हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब आप मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ो तो वहां हम देखते हैं कि प्रेशर जो होता है वो किन किन बात पे डिपेंड करता है। एक तो मोल फ्रैक्शन पे, मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, एक तो उसके मोल फ्रैक्शन पे इंटू में उसके टोटल प्रेशर पे, जो उसका टोटल प्रेशर हमें दिया होगा एट इक्विलिब्रियम। ऐसे अगर हमें कंसंट्रेशन दी है तो हम केपी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं निकालना तो कंसंट्रेशन से आप केसी निकाल लो, फिर इस रिलेशन से भी हम केपी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस रिलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये 5 केस हमें पता होना चाहिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला केस था जहाँ कंसंट्रेशन ओनली हमें किस में दे रखी है, मोल्स में दे रखी है, हम मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। दूसरा केस था जहाँ पे कंसंट्रेशन हमें कंसंट्रेशन की टर्म्स में ही दे रखी है, मोलैरिटी की टर्म्स में दे रखी है, वहाँ तो कोई बात ही नहीं, वहाँ तो हम सिंपली पुट कर देंगे। और तीसरा केस हमारा शुरू होता है, वो होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अच्छा तीसरे में तो सिंपल है, पहले तीसरा केपी का है, वो केपी तो बिल्कुल सिंपल ही है कि अगर हमें प्रेशर नहीं दिया, इनिशियल हम पी नॉट ले लेंगे और उसमें से वही एक्स माइनस 2x माइनस करके कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। अभी जो फोर्थ केस है ये थोड़ा अलग से है, यहाँ हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा तो इनिशियल जो रिएक्टेंट है उसको हम 1 मानेंगे और 1 में से अल्फा माइनस करेंगे, अल्फा को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हम ऐसे निकाल सकते हैं, सेम जो भी हमें पूछा होगा उसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। ऐसे 5वां केस सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें दे कंसंट्रेशन रखी है तो निकलना तो केसी चाहिए, बट हमें केपी निकालना होगा। तो उसके लिए कौन सा लॉ यूज होता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या होता है,
वो होता है प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, इनटू में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, इसको हम डाल्टन्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है? या फिर प्योर स्टेट की जगह तो रोल्स लॉ हो जाएगा, प्योर स्टेट की जगह हम लिख दो टोटल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है बस हमारा, वो होता है एप्लीकेशन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। कितनी देर तक हम अभी के से ही निकाल रहे थे, के इक्विलिब्रियम ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं, सी माने कंसंट्रेशन की टर्म में। तो ई क्यू एम का फंडा आपको पता लग गया ना, ई क्यू एन लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगी हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ई क्यू एम लिख रहा हूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एप्लीकेशन क्या है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लें तो हमें एक तो डायरेक्शन का पता लग जाता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी। ये क्या उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, दिस इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट। और रिएक्शन कोशेंट जो होता है ये किसी भी कंसंट्रेशन पे निकल जाता है एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात है तब ओनली केसी ही निकलेगा। अभी देखो यहाँ फर्स्ट में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगेगी, अभी केसी की वैल्यू क्या उसी से कम आ रही है तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन है, अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, हमें एक्सटेंट का पता लगता है, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन मतलब कितना वो खत्म हो जाएगी रिएक्शन उसकी, ये भी पता लगा। अगर 10⁻³ से ज़्यादा केसी की वैल्यू आ रही है इसका मतलब रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि केसी क्या है कम है। अगर केसी ज़्यादा होता तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाती, फॉरवर्ड जाती। अभी केसी कम है तो इसलिए कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो इन दोनों से हमें पता लग जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। लास्ट टॉपिक बचता है, उसको बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है मैं यहाँ से समझा देता हूँ। मतलब इस स्लाइड ले लेते हैं ली चैटलियर के लिए। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल ने जस्ट हमें इफेक्ट्स बताए हैं। सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, किसकी वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन है, अगर मैं रिएक्टेंट में से कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है, जिस जगह हम कोई चीज काम करेंगे इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट जगह मूव कर देगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। तो पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दिया प्रोडक्ट में तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैक जाएगा। ये चीज़ हमें एकदम याद होनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे दूसरा होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को देखने से पता लग रहा है ये एक्सोथर्मिक है, और मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हीट बढ़ेगी और ये चीज बढ़ गई तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। अगर मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हीट मैंने यहाँ बढ़ा दी तो एंडोथर्मिक में तो हम हीट देते हैं और मेरी रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये से होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसी तीसरी और बात होती है वो होती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये ध्यान से समझ लेना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है आपको पता है, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा देखो, आप जब जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उतना नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। उतना नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर जहां भी बढ़ाऊं, पूरी रिएक्शन में कहीं भी मैं प्रेशर बढ़ा दूं, जहां नंबर ऑफ मोल्स लेस है हमारा इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाएगा, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है, रेस्ट कम होंगे, लेस होंगे। ठीक है, और फोर्थ होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आप चाहे कैटलिस्ट डालो चाहे आप ना डालो, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं डालता, डज नॉट इफेक्ट। डेल्टा जी पे, डेल्टा एच पे, इन सब पे कभी भी टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता।
और वैसे अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करना है, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ध्यान रखना, फिफ्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये चीज ध्यान रखना, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब हमारा, सॉरी के लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? बहुत बढ़िया। तो ये देखिए बेसिक्स हैं, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है तो सारी बातें हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो कैटलिस्ट कभी भी इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ तक आपका पूरा लेसन मैंने 30-40 मिनट जितने भी हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने रिवाइज करवा दिया है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप नोट्स इसके ले सकते हैं। सेम डिजिटल नोट्स इसके मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स के मिल जाएंगे। तो अब आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो कल दोबारा मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।